हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं AITS प्री AITS 01 का सॉल्यूशन। फिजिक्स का हमारा जो सिलेबस रहेगा, मात्रक एवं मापन, सरल रेखा में गति एवं समतल में गति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, नेचुरल साइंस डज नॉट इंक्लूड, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है। हमारे पास जो तीनों सिलेबस होते हैं प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित होते हैं, सोशल साइंस प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित नहीं होता है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, 2 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ। तो कितना टाइम इंटरवल लाइट को लगेगा वैक्यूम में 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, 1/1/299972458 इतने सेकंड्स हमें 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए लगते हैं लाइट को। तो 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/299 सॉरी 72458 जैसे हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है 1/1498 96229 इतना सेकेंड्स जो है लाइट को 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड। तो कौन सा एक्सप्रेशन यथार्थ मापन को प्रदर्शित करता है, तो जिसका, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो हमें दिया है 600.1600.1 mm, तो ये क्या है, सबसे यथार्थ मापन यहाँ पे माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द मैक्सिमम एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम विल बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एरिया में जो एरर है, यानी कि एरिया हम अगर कैलकुलेट करें स्फीयर का, तो हो जाएगा 4πr², यानी कि डेल्टा A/A हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा R/R। एरर की बात करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू 2 डेल्टा R/R इंटू 100। हमें गिवन क्या है कि जो रेडियस है, एरिया में जो एरर है वो कितना है, 2% है। तो बेसिकली हमें 2% दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा R/R इंटू 100। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, डेल्टा R/R इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ठीक है, यानी कि रेडियस में जो एरर है वो 1% है। और यहाँ पे हमसे वॉल्यूम में मैक्सिमम एरर पूछा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πr³ ठीक है। एरर की बात करें तो डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा R/R इंटू 100। ठीक है, हमें रेडियस में एरर गिवन है कितना है, 1%, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3%। तो वॉल्यूम में कितना एरर आ जाएगा, 3%। आंसर नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है, the resistance of a wire is measured as 6 plus minus 0.5% ohm. The absolute error in measurement of resistances, तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो कितना होगा, हमें दिया है कि इसका एरर जो है हमें परसेंटेज में गिवन है। तो रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज एरर है हम लिखते हैं डेल्टा R/R इंटू 100, वो कितना गिवन है, 0.5%। यानी कि डेल्टा R/R जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.005। यानी कि डेल्टा आर जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना हो जाएगा, 0.005 इंटू हाफ। हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 6, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 0.030। यानी कि हमारा जो एरर आता है एब्सोल्यूट एरर वो आता है 0.003 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम फिजिकल कंसिस्ट constant are given in column first and their dimensional formula are given in column second. Match the correct pair in the column। ठीक है, तो हमें मैच करेक्ट पेयर्स को मैच करना है। हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ग्रेविटेशनल डायमेंशन का कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जी जो है उसका डायमेंशन कितना होता है,
अगर हम g का डायमेंशन निकालेंगे तो वो आएगा m-1 L3 T-2। हम ये कहाँ से निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम सारे डायमेंशन अगर चेक करते हैं तो स्टीफन कांस्टेंट का जो डायमेंशन आता है वो आता है क्या, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा m/0 T-3 K-4। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, m1 L2 T-2 K-1। क्लियर। जब हम मैच करते हैं तो हमें मिलता है स्टीफन कांस्टेंट जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो r से मैच करता है, स्टीफन कांस्टेंट जो है वो q से मैच करता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है वो s से मैच करता है, और फिर प्लांक कांस्टेंट जो हमारे पास बचता है वो p से मैच करेगा। हम डायमेंशन निकाल के से मैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास थर्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरमेंट measured quantity 414 into 4 414.4 and 94 up to correct significant figure is। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 414.4 इंटू 94 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 39 समथिंग कुछ आएगा पीछे, जैसे 1 2 3 डिजिट 1 2 3 4 3 डिजिट्स और आएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए। तो हमें ये दोनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे लिस्ट में रखेंगे। तो जब मैं 3 9 करूँगा तो इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, जैसे 3.9 करूँगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पीछे वाला मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह दिखेगा, तो 3.9 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये यहाँ से भी देखने को मिल सकता है कि जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 2 है दोनों में, इसमें 4 है, यहाँ पे 2 है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, जो इन दोनों में दिखते हैं। फिर बाकी हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमें दिखेगा 3.9 जो है उसका राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ 994 की पावर 1/3 अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम हमें क्या बताता है, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम हमें क्या बताता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं व्हेन जब x इज इक्वल टू जो है लेस देन काफ़ी काफ़ी छोटा जो है एक से होता है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है 994, उसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 6 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब जैसे ही मैं 1000 कॉमन लेता हूँ तो 1000 1 माइनस 6 अपॉन 1000 हो जाएगा। ठीक है, टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे पावर जो है दोनों पे लगेगी। ठीक है, 1000 की पावर 1/3 यानी कि ये 10 हो जाएगा, 10 1 माइनस 6 अपॉन 1000 की पावर 1/3। क्लियर। ठीक है, अब ये जो है 6 अपॉन 1000 ये एक से काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, 10 1 माइनस 1/1000 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 1 माइनस सॉरी ये 6/3 तो हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 अपॉन 1000 हो जाएगा 1 अपॉन 500। क्लियर। तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलता है 10, ये मिलेगा 499 अपॉन 5000। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 499 अपॉन 50। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को मिलता है 9.98। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ 270 डिग्री इन रेडियन इज। तो हमें पता है कि 1 डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। जब मैं 9 से इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ तो 3 टाइम्स जाएगा और 2 टाइम्स जाएगा, तो 3 पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज ड्राइव्ड यूनिट। तो हमें बताया कि मास, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड यानी कि ड्राइव क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन किसका सेम होगा, हाँ,
यहाँ पे जो वर्क और टॉर्क हमें दिख रहा है, हम सबके डायमेंशन अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन वर्क जो डायमेंशन होगा, वर्क का डायमेंशन होता है m1 l2 t माइनस टू, और जो टॉर्क होता है उसका भी डायमेंशन कितना होता है m1 l2 t माइनस टू। दोनों का डायमेंशन बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इफ फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन एरिया प्लस y, द डायमेंशनली करेक्ट द डायमेंशन ऑफ एक्स वाई आर, ठीक है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है कि फोर्स जो है वो x अपॉन एरिया प्लस y है। अब यहाँ पे दो तरह का क्वांटिटी है, x अपॉन एरिया और y, ये दोनों ऐड हो रहा है, यानी कि इनका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, और ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि c इज इक्वल टू a प्लस बी से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड होती है तो उनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, और उनका रिजल्ट जो आता है उसका डायमेंशन भी उन दोनों के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x अपॉन a का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से एरिया का जो डायमेंशन, ए का जो डायमेंशन होगा, सॉरी एक्स का जो डायमेंशन होगा वो m1 l1 t माइनस टू, और एरिया हो जाएगा l2, तो बेसिकली हो जाएगा m1 l3 t माइनस टू। तो हमारे पास x का डायमेंशन निकल के आता है। सॉरी, उसी तरह y का डायमेंशन क्या होगा, f जो हो सीधा सीधा y के बराबर होगा, तो y का डायमेंशन हमारे पास निकल के आता है m1 l1 t माइनस टू। जैसे हम x मल्टीप्लाई बाय y करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, m1 l3 t माइनस टू, और y का डायमेंशन हमारे पास क्या है m1 l1 t माइनस टू। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो m और m कितना हो जाएगा, m की पावर 2 l की पावर 4 t की पावर माइनस 4। तो एक्स वाई का डायमेंशन हमें क्या मिलता है m2 l4 t माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 10 किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 60 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। द वैल्यू ऑफ 20 न्यूटन वेट ऑफ अ बॉडी इन द न्यू सिस्टम ऑफ न्यू यूनिट ऑफ विल बी, कितना होगा। तो हमारे पास जो है न्यूटन जो है ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इधर हम जो नया यूनिट ऑफ सिस्टम बना रहे हैं, तो एन यूनिट हमारे पास हमने मान लिया, नया यूनिट में किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 10 किलोग्राम, मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मीटर, और सेकंड को हमें दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक है। तो टाइम जो है मेजर हो रहा है 1 मिनट में, लेंथ 60 मीटर में, और मास 10 kg में, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 सेकंड का होल स्क्वायर होता है। क्लियर, चलिए। तो किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 60 600, एक्चुअली 600 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3600 सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर चला जाएगा, 2 टाइम्स ये चला जाएगा, 6 टाइम ये चला जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो कितना यूनिट आ जाएगा 120 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.02 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितना होगा। तो हमें स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, तो कितने हमारे पास 100, ठीक है। तो पिच क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.0, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 mm, तो पिच कितना आ गया हमारे पास 2 mm, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी आर 3% ईच, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन y इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। तो y में जो हम एरर लिखेंगे डेल्टा y बाय वाई इंटू 100, वो कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा a बाय ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b बाय बी इंटू 100। क्लियर, और दोनों में जो परसेंटेज एरर हमको दिया है वो 3% है, यानी कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 दोनों ही 3% तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3%, यानी कि y में जो परसेंटेज एरर आया वो कितना आया 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी आ जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ए टू सी ऑन द सर्कुलर पाथ एज शोन इन अ फिगर इज 471 मीटर, ठीक है। द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी कितना होगा।
तो इसका जो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस है वो कितना है, 471 मीटर है। तो यहाँ पे हमें रेडियस अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमें पता है कि ये थर्ड फोर्थ हिस्सा जो है ये ट्रेवल नहीं किया है, ठीक है, 1/4 हिस्सा ट्रेवल नहीं किया है, थर्ड फोर्थ हिस्सा ही ट्रेवल किया है। तो ये जो पूरा पाथ होगा ये होता 2πr माइनस 2πr डिवाइड बाई 4। इसको मैंने माइनस कर दिया इतना हिस्सा। ये कितना होना चाहिए, 471 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 4πr माइनस πr इज इक्वल टू 471 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 3πr इज इक्वल टू 942, ठीक है। इसको हम 3 इंटू 3.14 लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा 942। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ में 9 आएगा, यानी कि 9r इज इक्वल टू 942, ठीक है। उसी तरह से r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो हम राउंड ऑफ करके ले रहे हैं क्योंकि उसने आंसर भी नियर बाय मांगा है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 942 डिवाइड बाई 9। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 9 से ज़्यादा होगा तो 104 और राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 104 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि 9 हमारा जो 9 है वो हमने कम लिया है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा नियर बाय में 2, राउंड ऑफ करके 100, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज एज शोन इन द फिगर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो हमें दिया है पोजिशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये स्लोप होगा, ठीक है, फिर ये स्लोप होगा। तो स्लोप जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्लोप भी इंक्रीज होता जा रहा है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो हमें वेलोसिटी देता है या फिर स्पीड जो हमें देगा। तो स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास था, द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल विद टाइम इज गिवन बाय द रिलेशन r इज इक्वल टू 3t प्लस 2t प्लस 3 मीटर, वेयर t इज इन टाइम, इन सेकंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमारे पास r जो हमें गिवन है रेडियस वो 2t प्लस 3 मीटर है, ठीक है। हमें एरिया अगर निकालना है सर्कल का तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एरिया जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो डेल्टा ए बाई ए जो होगा, या फिर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम डी ए बाई डी टी भी कर सकते हैं। डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें निकालना है, ये निकालना है, और ये सब हमें गिवन है, ठीक है। तो चेंज ऑफ एरिया इन द सर्किल कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई, और आर कितना हो जाएगा, आर हमारे पास हो जाएगा, जैसे टी इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 10 और 20 पाई। ये हो गया हमारे पास डी ए बाई डी टी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। The velocity time graph of a particle moving in a straight line as shown in the figure, the instantaneous acceleration of the particle is negative at the point. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो हमें देता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि सी पॉइंट पर जो है हमारा स्लोप नेगेटिव होगा और वहीं एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 2 to 5 मीटर is moving toward north with a velocity of 10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south parallel to the railway track. The time taken by parrot to cross the train. For example, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, जैसा बोला है उस ट्रेन का जो लेंथ है वो 2 to 5 225 मीटर गिवन है,
ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ। अब जो पैरट है, यहाँ पे कोई पैरट है जो साउथ में कितना स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारा, सॉरी, ये 10 मीटर पर सेकंड से हमारा ट्रेन जा रहा है और 5 मीटर पर सेकंड से हमारा पैरट जा रहा है। ये जो है 5 मीटर पर सेकंड से, क्लियर। तो ये वेलोसिटी ऑफ पैरट हमारे पास है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही यहाँ से ट्रेन को क्रॉस करेगा, क्रॉस करना चालू करेगा, तो कितने टाइम में ये यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएगा। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो ये ट्रेन को अगर मैं रेस्ट पे मानूँ तो ये वेलोसिटी इसको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इसको लग जाएगी। तो ट्रेन तो रुका हुआ है, अब इसको यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आना है, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 to 5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 to 5 मीटर। तो जो वेलोसिटी होगा वो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 to 5 मीटर, 2 to 5 मीटर। वेलोसिटी कितना हो गया उसका वेलोसिटी कितना होगा, अपॉन 15। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 115 1 और ये हो जाएगा 95, सॉरी 75, यानी कि 15 सेकेंड, t इक्वल टू 15 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा उसे, 15 सेकेंड यहाँ पे क्रॉस करने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, हमें पता है कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा। अगर नीचे ग्राफ नेगेटिव में होता तो हम प्लस माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकालते। जो ऊपर का ग्राफ का एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट भी देगा, डिस्टेंस भी देगा। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अभी घूम के वापस नहीं आया। तो इसका एरिया हम कहाँ से निकालेंगे, ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है बेसिकली। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस ये ट्राइंगल जो होगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा 2 और हाइट कितना हो जाएगा 10। तो ये एरिया मुझे क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, यानी कि 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट 1/4 टाइम विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v2, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन विल बी। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, हमें गिवन क्या है, बेसिकली जो पूरा टोटल टाइम है 0 से t टाइम गिवन है, और यहाँ पे 1/4 टाइम जो है t/4, और अगला जो 3t/4 टाइम है वो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से वो ट्रेवल करता है। यहाँ पे v1 वेलोसिटी से चलता है और यहाँ पर v2 वेलोसिटी से यहाँ तक चलता है। मान लो ये डिस्टेंस जो है उससे ट्रेवल करता है x1 और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2, क्लियर। तो यहाँ पे जो v एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल या फिर एवरेज स्पीड जो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो v एवरेज का अगर हम बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 और टोटल टाइम कितना है हमारे पास t, जो हमें गिवन है ना। अब हमें इंडिविजुअली x1 x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x1 जो है यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल है 0 से t/4 तक, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v1 और टाइम कितना है t/4। वैसे ही x2 जो होगा वहाँ पे वेलोसिटी कितना है v2 और टाइम कितना है 3t/4, यानी कि क्या हो जाएगा 3v2t/4। जैसे x1 x2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या दिखता है, v1t/4 प्लस 3v2t/4 डिवाइड बाई टी। जैसे t कॉमन लूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, v1/4 प्लस 3v2/4। एलसीएम लेके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे v एवरेज जो हो गया, एलसीएम लिया 4, ये हो गया v1 प्लस 3v2, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे मैच करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 60 माइनस 3t² वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन अ सेकंड, ठीक है। टाइम t एट विच पार्टिकल विल मोमेंटली कम्स टू रेस्ट। तो पार्टिकल जो है रेस्ट पर आ जाए, ठीक है, रेस्ट पर आएगा मतलब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है
वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो स्लोप हम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है x=16 t - 3t स्क्वायर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dx/dt तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 16 - 60, बेसिकली ये 6 है, सॉरी, यहाँ पे जो गिवन है, ओके, x हमें गिवन है कितना, 6t - 3t स्क्वायर। जैसे मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा dx/dt तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 - 60। अब हमने क्या देखा, जब वो रेस्ट पर आएगा मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मैं इसे जीरो पुट कर दूंगा, यानी कि वेलोसिटी को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो 6 - 60 = 0, यानी कि 6t = 6, यानी कि t क्या आ गया हमारे पास, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड पे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन बिलो मे हैव जीरो रिजल्टेंट। ठीक, मे हैव जीरो रिजल्टेंट मतलब अगर जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे जो है 12 और 14 दिया हुआ है, अगर ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो तो 12 और 14 इधर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो बड़ा वाला वेक्टर है वो 28 हम ले लेते हैं, क्योंकि कैंसिल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसके इक्वल या फिर बड़ा है, क्योंकि अगर मान लो 12 इधर नहीं होके इधर भी होता, 12 यहाँ होता, 14 होता, तो इनका रिजल्टेंट इससे कम ही आता। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडीशन तो यही होगी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कम होता जाएगा फिर रिजल्टेंट, तो बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेन कंडीशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों का अगर एक ही डायरेक्शन में लेता हूँ, कोई भी छोटे वेक्टर जो है, उन दो छोटे वेक्टर को अगर मैं एक ही डायरेक्शन में लेता हूँ तो उनका रिजल्टेंट जो है वो बड़े वेक्टर से ज़्यादा आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा और इधर 18 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा वेक्टर है 36 और दो छोटे वेक्टर हमारे पास है 14 और 18। इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना मिलता है, 14 एंड 8 और ये 32। ठीक है, इधर 16 इधर 36, तो ये छोटा वह है, इन दोनों का रिजल्टेंट काफ़ी छोटा है, तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही थर्ड ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, थर्ड ऑप्शन में मेरे को बड़ा वेक्टर जो है वो 22 है और दोनों ही छोटे वेक्टर जो है 11 और 17 है। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखता हूँ तो कितना मिल जाता है, 28 मिल जाता है, जो कि पॉसिबल है कि 22 से बड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट जो है ऐसा हम वेरी कर पाएंगे जो 22 आ जाए, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 25 हमें गिवन है, विंड इज ब्लोइंग विद वेलोसिटी v टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा, ये 45 डिग्री एंगल पे गिवन है। ठीक है, ये ईस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो कितना दिया है, v मीटर पर सेकेंड या फिर v जो भी हम कहें। ठीक, अब मैन स्टार्ट रनिंग टुवार्ड नॉर्थ, इधर की तरफ जो है कोई मैन स्टार्ट करता है वेलोसिटी a से। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन a से स्टार्ट करता है, तो t टाइम बाद अगर उसका कोई वेलोसिटी होता है v डेस मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि उसने स्टार्ट किया है, तो v = u + at से उसका t टाइम बाद का वेलोसिटी हमें मिल जाता है। ठीक है, मान लो t टाइम बाद उसका वेलोसिटी v डेस हो जाता है, किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, तो जो v वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, a t j कैप। क्लियर, ये वेलोसिटी किसका हो गया, मेन का हो गया, वेलोसिटी ऑफ मेन। वैसे ही अगर इसके दो कंपोनेंट हम लेते हैं तो v cos 45 डिग्री, v sin 45 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो आएगा हमारे पास, v cos 45 को हम v/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, तो v/√2 i कैप प्लस v/√2 j कैप। ये किसका हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद वो क्या बोलता है, द टाइम आफ्टर विच मैन विल फील द विंड ब्लोइंग टुवर्ड ईस्ट। अगर इस तरफ विंड जो है उसे फील होती है कि इधर आ रही है, तो विंड का एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आएगा वही रिजल्टेंट का बराबर होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो है विद रेस्पेक्ट टू मैन वो कितना आ गया है, v/√2 आ गया है, v/√2 आई कैप। क्लियर, सारा डाटा हमारे पास है। अब हम जो है इसे कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे, देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम लेना चाहें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, क्योंकि उसे फील हो रहा है तो ऐसा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू
मेन जो है वो v बाई रूट टू आई कैप हमारे पास है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड हमें गिवन है v बाई रूट टू आई कैप प्लस v बाई रूट टू जे कैप, फिर हम माइनस कर देंगे माइनस ए टी जे कैप। क्लियर? तो यहाँ से क्या मिलता है इन दोनों को, ये भी आई कैप, तो आई कैप से आई कैप ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ए टी जे कैप इजिकल टू वी बाई रूट टू जे कैप, दोनों एक ही थे, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर लेते तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए टी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी बाई रूट टू। तो जो टाइम निकल के आएगा टी इजिकल टू क्या हो जाएगा वी बाई ए रूट टू, वी बाई ए रूट टू। तो ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं, वी बाई ए रूट टू हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इतने टाइम बाद जो है उसे फील होगा कि जो विंड जो है इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेक्टर p ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एक्टिंग इन xy प्लेन। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस द वेक्टर p विल बी। तो वेक्टर p कितना होगा, अगर ये x एक्सिस या y एक्सिस है तो xy प्लेन में वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे p cos थीटा आई कैप, p sin थीटा जे कैप। तो कितना हो जाएगा p यानी कि 2 cos 30 आई कैप प्लस पी साइन 30 जे कैप, पी यानी कि 2, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं जैसा भी आप लिखना चाहें। तो ये पी वेक्टर हो जाएगा। 2 cos 30 कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस 2 साइन 30 कितना होगा 1 बाई 2 जे कैप। क्लियर? यहाँ पे पॉजिटिव का साइन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट 3 आई कैप, सॉरी रूट 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। कितना आ जाएगा रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऊपर वाली डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, तो कौन सा ग्राफ जो है बेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं बॉडी को ऊपर फेंकता हूँ तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बढ़ता जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट वापस कम हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है उसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है बढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब उसका स्लोप जो होगा ग्राफ का वो काफ़ी कम हो जाएगा, एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा और जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कुछ टाइम में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया जीरो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम, फिर वापस डिस्प्लेसमेंट आकर के जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद सम वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 क्रॉसेज अ फिक्स्ड पॉइंट p in its path at t is equal to 4 second and again at t is equal to 6 second. The velocity of projection of the body will be क्या होगा। तो बेसिकली अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करता हूँ और वापस नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लो p, इस पर ये t इक्वल टू 4 सेकंड और t इक्वल टू 6 सेकंड पे ये इसको मीट करते हैं ना, ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम। तो यहाँ से यहाँ 4 से 6 के बीच में कितना टाइम हो गया 2 सेकंड्स होगा ना, 2 सेकंड लगे, मतलब 1 सेकंड ऊपर जाने में 1 सेकंड नीचे आने में। तो यहाँ से अगर 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा होगा तो यहाँ से 4 सेकंड यहाँ 1 सेकंड यहाँ, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर जाने में तो 5 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया होगा 10 सेकंड। क्लियर? टोटल टाइम पीरियड हो गया होगा 10 सेकंड। जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2u/g, कितना होता है 2u/g, कितना दिया हुआ है मैं 10 सेकंड, यानी कि 2u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉडी टू बॉडीज आर हेल्ड 100 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द अदर area are released simultaneously from the large height and both fall freely under the gravity. The separation between the bodies just after 2 seconds. अगर मान लो दोनों बॉडीज काफी ऊपर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब जैसे ही मैं मान लो अगर सेपरेशन की बात करेंगे तो इस पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और इस पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इस पर एक्सेलरेशन जो होगा इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, इस पर भी कितना होगा जी होगा। तो जो मैं रिलेटिव की बात करूंगा तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा,
एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बेसिकली जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। बेसिकली हम क्या करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर ले रहे हैं। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूँ तो रिलेटिव 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 मोशन हो गया, यू रिलेटिव 0 आ रहा है क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में, ए रिलेटिव भी 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि एस रिलेटिव जो होगा वो 0 होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ helicopter which is rising vertically at 2 meter per second. The magnitude of velocity of the food packet after 2 second will be। तो हमारा जो प्लेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। जैसे ही मैं किसी बॉल को इससे रिलीज करता हूँ, फूड पैकेट जो रिलीज करता हूँ, तो उसको इसका वेलोसिटी मिल जाएगा और वो इसके साथ ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसा नेचुरली हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी इसको मिलेगा। ये फूड पैकेट जो है, अब ये भी बेसिकली 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन ये फ्री हो चुका है ना, हेलीकॉप्टर से फ्री हो चुका है, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे भी लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा और वापस नीचे आएगा, इस तरह से मोशन करेगा। क्लियर? तो अब 2 सेकंड बाद जो है इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि माइनस का g यानी कि 10 इंटू 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स बाद, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 18 सॉरी 20, 2 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 18 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना हो गया माइनस 18 मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 18 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड ऑब्लिक यू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड। देखो कोई भी ट्रेजेक्ट्री जो है मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा है। मान लो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा और वेलोसिटी जो है इधर हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 2 थीटा इज आर, व्हेन लॉन्च्ड एट एंगल 3 थीटा द रेंज इज स्टिल आर। ठीक है, द वैल्यू देन वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 थीटा और 3 थीटा पे जब हम लॉन्च करते हैं तो दोनों पे रेंज बराबर आता है। बेसिकली रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का रेंज बराबर है r1 इक्वल टू r2, तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अगर यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा 6 थीटा, कितना हो जाएगा 6 थीटा डिवाइड बाई जी, और उसका स्पीड जो है दोनों केस में सेम है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 4 थीटा इजिकल टू हो जाएगा साइन 6 थीटा। ठीक है, अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा इजिकल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। बेसिकली साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो कितना होता है 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जब मैं सी माइनस डी करता हूँ, ठीक है, तो ये सी हो गया, सी ये डी हो गया, तो 2 साइन सी माइनस डी करेंगे तो कितना आएगा 2 थीटा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का थीटा, कोस सी प्लस डी करेंगे तो 10 थीटा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू सी, तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस 5 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा कोस 5 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली ए इंटू बी जो है 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो हो सकता है कि साइन थीटा जो है वो 0 हो रहा हो, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। दूसरे केस में हमारे पास है कोस 5 थीटा जो है 0 हो रहा है, यानी कि 5 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा कितना होगा 90 डिवाइड बाई 5, यानी कि कितना हो जाएगा करेंगे तो ये 18 डिग्री आएगा, मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा 18 डिग्री। हम आंसर मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, a body projected horizontally from the top of the tower with initial velocity 30 meter per second hits the ground at an angle 60 degree with the horizontal। ठीक है, the vertical component of velocity at the time of hitting the ground। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, सवाल में हमें बोला गया कि हॉरिजॉन्टली में किसी टावर से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करता है, स्पीड कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये ट्रेवल करके इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और ग्राउंड पे इस तरह से
हिट करेगी। तो बेसिकली ये जब हिट कर रही है ग्राउंड पे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है, 60 डिग्री एंगल है। क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल का जो डायरेक्शन है इसमें कोई भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस तरफ तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन वर्टिकल में चेंज हो गई होगी। क्लियर। वर्टिकल में चेंज हो गई होगी। मान लो यहाँ पे इसके वेलोसिटी v है, जो नेट वेलोसिटी है यहाँ पे वो v है। ठीक है, नेट वेलोसिटी कितना है, v है। तो v के दो कंपोनेंट लूंगा। अगर मैं बोलता हूँ कि v डैश cos 60 जो है वो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि v डैश sin 60 जो है वो कितना आना चाहिए, v वर्टिकल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, v वर्टिकल जो है। ठीक है, तो बेसिकली v वर्टिकल निकालने के लिए हमें v डैश पता होना चाहिए। तो v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 30 डिवाइड बाई cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, यानी कि हो जाएगा 60। क्लियर, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 और cos 60 sin 60 कितना होगा, √3/2 इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट है। तो 3 टाइम्स यानी कि 30, यानी कि v परपेंडिकुलर कितना हो गया, 30√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। 30√3 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। यानी कि जब हिट कर रहा होगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, 30√3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोन अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल फॉल्स, नेग्लेक्ट एयर ब्रेक। ठीक है, तो बेसिकली मान लो यहाँ पे हमारा कार जो है इस तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है, एक कार में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक, यहाँ से ये बॉल को ऊपर थ्रो करता है। ठीक है, इसको वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ऊपर थ्रो किया तो वर्टिकल वेलोसिटी मिला, और ये किसी वेलोसिटी से मान लो इधर जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद मेरा कार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ टाइम बाद कार जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, तो मैंने उसको वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दी है, लेकिन जो कार का वेलोसिटी होगा वो भी इसको लग जाएगा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल में जो ट्रेवल करेगा वो इसी स्पीड से करेगा। तो मेरे कार का स्पीड और बॉल का स्पीड दोनों सेम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का वो सेम होगा टी टाइम में। तो इसका भी टी टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगी, कार भी मेरी यहाँ आ जाएगी। तो बेसिकली ऐसे घूम करके उसी पॉइंट पे हिट करेगी जहां से मैंने उसको फेंका था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप। तो जहां से उसने ऊपर फेंका था वो बॉल वहीं पर आ जाएगी, अगर हम एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करें तो। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस gx²/2। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, क्या होगा। तो हमें वेलोसिटी निकालना है। बेसिकली हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का वो है √3x माइनस gx²/2। हमें इसे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, जो कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है 1 माइनस x/r, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह बनाने के लिए √3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जैसे √3x को कॉमन लूंगा तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा gx/2√3। क्लियर, gx डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, यहाँ पे हो गया √3x, ये हो जाएगा 1 माइनस x/2√3 डिवाइड बाई जी। तो बेसिकली टेन थीटा से जो मैच कर रहा है, हम अगर उससे कंपेयर करें तो टेन थीटा √3 के बराबर है। यानी कि टेन थीटा जो हमारे पास है वो कितना है, √3 के बराबर है। यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री। ये एंगल हो गया जिस एंगल पे हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो रेंज है एक्स से जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा रेंज, यानी कि 2√3 डिवाइड बाई जी क्या होगा, रेंज होगा। तो हम रेंज का फॉर्मूला अगर लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू कितना होगा, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू कितना है, 2√3 डिवाइड बाई जी, जो हमें गिवन है। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2√3। बेसिकली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, u² 2 sin थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, हमें थीटा हमने निकाल लिया था कितना, 60 डिग्री आया था, तो ये हो जाएगा 2u² sin 60 जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। cos 60 कितना होगा, 1/2 इज इक्वल टू 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो u² कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाके 4 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
A boat is moving with velocity 4ik plus 6jk मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें दिया वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो कितना दिया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बोला है तो 4ik प्लस 6jk, ये मीटर पर सेकंड में हमें गिवन है। ठीक है, द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना इतना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हो गया, ठीक है, वो हो गया माइनस का 3ik माइनस का 4jk मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है हमारे पास 4ik प्लस 6jk माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारे पास माइनस 3ik माइनस 4jk। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4ik प्लस 6jk माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3ik और ये प्लस का 4jk। 4ik प्लस 3jk कितना हो जाएगा 10ik प्लस 6jk प्लस 4jk हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7ik प्लस 10jk। 4 एंड 3 हो गया 7 और 6 और 4 हो गया 10। तो ऑप्शन हम मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 6 न्यूटन विल बी। ठीक है, कैन बी कितना हो सकता है, तो बेसिकली इसका मैक्सिमम जो रिजल्टेंट हो सकता है 12 न्यूटन और 6 न्यूटन, जब दोनों पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो सबसे ज़्यादा इनका रिजल्टेंट हो सकता है 18 न्यूटन, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 18 न्यूटन हो सकता है। अगर मिनिमम की बात करें तो दोनों ही क्या हो, एंटी पैरेलल हो, मान लो इधर 12 न्यूटन हो और इधर 6 न्यूटन हो, तो ये हो सकता है 6 न्यूटन। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगा इसका वो कितना होगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो 18 से 6 न्यूटन के बीच में ये वेरी करेगा। तो 3 और 4 तो इसमें आ नहीं रहा है, 12 भी जो है इस रेंज में आता नहीं है, तो 10 ही इस रेंज में आता है 6 न्यूटन से 18, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ फोर्स एफ मेक्स एन एंगल 40 डिग्री विद अनदर फोर्स एफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें गिवन है कि दोनों फोर्सेज इक्वल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डायग्राम हम बनाएं तो दोनों फोर्सेज जो है एफ और एफ दोनों के बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट की बात अगर हम करें तो एफ रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी कि एफ स्क्वायर कोस 40। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा बेसिकली 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 40। 2F स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो √2F हो जाएगा 1 प्लस कोस 40। ठीक है, अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोस 2 थीटा जो होता है प्लस 1 इजिकल टू हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसको, √2F 1 प्लस कोस 40 को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 20। ठीक है, √2 बाहर आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 अगर बाहर आएगा तो हमें मिल जाएगा √2 कोस 20, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये हो जाएगा 2F कोस 20, यानी कि आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो हमारे पास ऑप्शन जो हम मैच करा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल अटेन मैक्सिमम हाइट h, द टाइम इंटरवल फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। तो ये बेसिकली टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो एंगल बना रहा है वो वर्टिकल से 60 डिग्री है, लेकिन जो हम एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। अगर ये 60 होगा तो ये 30 डिग्री होगा, तो हम एंगल लेना है 60 डिग्री। ठीक है, और वेलोसिटी कितना है v है, तो बेसिकली हो जाएगा 2v sin 30 डिवाइड बाई g। ठीक है, t इक्वल टू कितना है 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h इक्वल टू कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो यहाँ पे हमें पता है अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे हम लिख सकते हैं 2u इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, 2 और जी, 2u साइन थीटा बाई जी जो होगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब इधर आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि h इजिकल टू कितना आएगा h इजिकल टू कितना आएगा, सॉरी इसको दोबारा कर देंगे सर प्लीज, वो लास्ट में
हाँ दोबारा कर दो, मैं इधर से कर दूँ। अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी वी मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। देखो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो वर्टिकल से दिया है, लेकिन हम फॉर्मूले लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, यानी कि थीटा जो हमारे पास होगा वो 30 डिग्री एंगल होगा। द टाइम इंटरवल फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। तो ये टाइम पीरियड पूछ रहा है, और आंसर जो हमें दिया है वो हाइट में दिया है, तो हमें हाइट को टाइम पीरियड में लेके आना पड़ेगा। बेसिकली जो हाइट का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम हाइट का, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g क्लियर। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4g। ये हाइट हो गया, ठीक है। इसको अगर फर्दर में डिवाइड करूँ तो ये 2u इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया 2u बाई जी जो है हमारा 2u साइन थीटा बाई जी, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाइट हमारे पास कितना आ गया u इंटू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई 4 इंटू जी। जो 2u बाई साइन थीटा बाई जी है 2u इंटू साइन थीटा बाई जी, इसको टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा u टाइम पीरियड साइन 30 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो साइन 30 कितना होगा 1/2, ठीक है। 1/2 एच इजिकल टू कितना हो गया u टी डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 8h बाई यू। कुछ गड़बड़ किया गया, स्क्वायर में आएगा। अरे स्क्वायर में लो तो दोबारा कर दो। हाँ स्क्वायर वो गड़बड़ हो गया, ठीक है चलो। A projectile projected from ground with velocity v making angle 60 with vertical attain maximum height h, the time interval for which projectile remains in air, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एंगल दिया हुआ है वो वर्टिकल से दिया है, लेकिन हम फॉर्मूले में जो एंगल यूज करेंगे वो हॉरिजॉन्टल से करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम थीटा जो यूज करेंगे वो 30 डिग्री करेंगे। और हमें पता है कि हाइट का फॉर्मूला जो होता है एच वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। तो यहाँ से और हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो बेसिकली अगर मैं ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया g से, और यहाँ पे मैं 4 डिवाइड बाई 4 कर दूँ, तो बेसिकली मुझे क्या मिलता है h इजिकल टू क्या मिलेगा 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना मिल जाएगा 8g स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर हम डिवाइड सिंप्लीफाई करें तो हमें एक मिलता है h इजिकल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर इंटू 1/8, ठीक है। तो 2u साइन थीटा बाई जी क्या है हमारे पास टाइम पीरियड, तो इसको यहाँ हम पुट कर देंगे। तो बेसिकली हाइट हमारे पास कितना आया टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एक जी ऊपर हमारे पास यहाँ पर बचा, ठीक है। एक जी यहाँ पर है, इसको जी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा h 8h डिवाइड बाई जी का रूट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8h डिवाइड बाई जी का रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस द वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन द पोजीशन x एज v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x मीटर पर सेकंड where x is in meter the acceleration of object at x is equal to 1 meter will be। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा v dv by dx। कितना हो जाएगा v dv by dx। v तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन dv by dx नहीं है, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलता है क्या मिलेगा 4x माइनस 1, क्या मिलेगा 4x माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v हमारे पास कितना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इजिकल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 1 1 माइनस 1 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 3
इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। rain is falling vertically downward with a speed of 6 km per hour. A girl moves on a straight road with velocity 8 km per hour. The magnitude of velocity of rain with respect to girl. तो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है डाउनवर्ड है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 6 माइनस का 6 जे के, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल जो है वो स्ट्रेट रोड पर है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 8 आई के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हमें निकालना। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, माइनस का 6 जे कैप और माइनस 8 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। हमें आंसर मैग्नीट्यूड में दिया है तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 100, यानी कि कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सॉरी किलोमीटर में दिया है तो हमारा यूनिट जो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 800 मीटर रिवर फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड जो रिवर का दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगर बेसिकली शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें तो उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ जो रिवर दिया है उसके परपेंडिकुलर डाइव करना पड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री पे करना पड़ेगा, और उसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ वो कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर की तरफ कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो आगे की तरफ जाएगा ये, तो इसमें दो कंपोनेंट हमारे काम करेंगे। जो ड्रिफ्ट हमें मिल रहा है, ड्रिफ्ट जो हमें मिलेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, 4 किलोमीटर पर आवर। जो यहाँ पे नदी पार करा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो नदी का हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना है, 800 मीटर, यानी कि किलोमीटर में करेंगे तो 0.8 किलोमीटर हो जाएगा, और वेलोसिटी कौन जिम्मेदार है, 3। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया, 8/30 आवर्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर मिनट में दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 30 इंटू 60 करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि 80 जो होगा इसके पास वो क्या हो जाएगा, 0, कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ ऐसी, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, उसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन चेंज होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि उसका भी डायरेक्शन जो है हर बार चेंज होता रहेगा। हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आएगा, आर भी कांस्टेंट, उसका स्पीड भी कांस्टेंट, तो एसी का वैल्यू जो है कांस्टेंट आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Question number 44. A particle is projected with an initial velocity v is equal to 2ik plus 4jk. The equation of trajectory of the particle will be. Assume horizontal direction as x-axis, vertical as positive axis. ठीक है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो टी टाइम पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो जो टी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी होगा, एक्स कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, यानी कि 2ik, लेकिन वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी चेक है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं यू वाई कितना है हमारे पास, 4 माइनस जी इंटू टी, ये जे कैप हो गया। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इन टी टाइम बाद जो एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन। जैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगी, तो पोजीशन मिलेगी एक्स में कितना, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2t, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये क्या हो गया, वाई होगा। क्लियर। अब यहाँ से t को यहाँ से t एलिमिनेट करना है और हमें x और y में एक रिलेशन लेके आना है, क्योंकि इक्वेशन जो बनती है वो x और y में बनती है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2, और इसे यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 1/2, जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10, और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। फर्दर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइड बाय 8x²। ये इक्वेशन y के बराबर होगा, ठीक है, ये सब y के बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 4x², इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम आंसर मैच कर लेते हैं, 2x माइनस 5 बाई 4x², यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, if angle between two vectors a and b is pi by 4 radian, then angle between vector 2a and 4b, बेसिकली वेक्टर सेम है, केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर जो है इधर है इतना अगर मैं 2a वेक्टर बोलता हूँ तो उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ऐसा बी के भी साथ हुआ है। तो जो दोनों के बीच में शुरुआती एंगल जो पाई बाई 4 था ए और बी के बीच में, ठीक है, वही 4a और 4b के बीच में भी हो जाएगा, बेसिकली 2a और ये 4b ऐसा हो जाएगा। तो एंगल वही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 46, मार्क ऑन द मिन rim of a rotating circular wheel of 0.75 meter radius is moving with a speed of 12 meter per second, the angular speed of the rim will be कितना होगा। देखो v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, ठीक है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। उसका वेलोसिटी दिया है और उसका रेडियस भी हमें गिवन है, तो वेलोसिटी है 12 और रेडियस कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर, इसे कैलकुलेट करें तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ, ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 75, तो 1 जाएगा तो 25 35 45 450, तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 6 टाइम यानी कि 16 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Question number 47, the velocity of a particle as a function of time t is given as v is equal to 3t² plus 2t meter per second. The displacement of the particle in t in first 2 second will be कितना होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो हमें गिवन है 3t² plus 2t, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा। चेंज इन पोजीशन के लिए हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसे चेंज इन पोजीशन में d से ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 3t³/3 प्लस 2t²/2, यानी कि हो गया t³ प्लस t²। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यही चेंज इन पोजीशन होगा क्योंकि कोई प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं है, टाइम बढ़ता जाएगा तो इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा। t इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 का पावर 2, तो हो जाएगा कितना 8 प्लस 4 यानी कि 12 मीटर, कितना हो जाएगा 12 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड, the time period of particle is t is equal to 2 seconds in a time t is equal to t/3. If the difference between average speed and average magnitude of average velocity of the particle is 4 meter per second, then the radius r of the circle is nearby. तो बेसिकली क्या बोला है कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल करता हूँ तो हमारे पास एंगल बनता है 360। जब मैं t/3 टाइम पीरियड में मूव करता हूँ तो हमारा एंगल बनता है 120 डिग्री। तो बेसिकली मैं ए पॉइंट से आर डिस्टेंस के सर्कल में अगर मूव करता हूँ 120 डिग्री, तो मुझे कितना कवर करना पड़ेगा t/3 में, 0 से t/3, और टाइम हमें क्या दिया हुआ है 2, तो t/3 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा हमें 2/3। तो बेसिकली मैं 0 से ए पॉइंट से यहाँ पर बी पॉइंट आ चुका हूँ, तो डिस्टेंस जो होगी, ये पूरा आर्क लेंथ जो होगा मेरा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ हम सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ कितना होगा, रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस हमारे पास कितना है आर, और एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री को अगर हम चेंज करें रेडियन में तो π/180 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 से ये 2 टाइम जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 2π/3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो क्लियर, यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारे पास आया 2πr/3। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। ये आर है, अगर ये 180 है तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 60, ठीक है, ये एंगल 60 हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वही इसके बराबर होगी, ठीक है। तो आर साइन 60 लूंगा तो इसके बराबर आएगा, तो डबल कर देंगे तो 2r sin 60 हमारे पास क्या आ जाएगा
डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r sin 60। ठीक है, sin 60 हमारे पास कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3r हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हमने बोला है कि हमारे पास एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 2πr/√3, तो 2πr/3 डिवाइड बाई टाइम पीरियड करेंगे तो टाइम कितना है 2/3, तो 2/3 माइनस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम √3r अपॉन टाइम कितना है हमारे पास 2/3, यानी कि 2/3 ये हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इस रिलेशन को फर्दर हम सोल्व करते हैं तो हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला πr माइनस 3√3 r इजिकल टू 4। r हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और ये 2, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 4। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो r इजिकल टू ये सारा डिनोमीटर में चल जाएगा, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो राउंड ऑफ करके, ये राउंड ऑफ करके 7 के आसपास हमारा आंसर आएगा, तो हम आंसर मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है। अ बॉल ऑफ मास m एंड अनदर बॉल ऑफ मास 2m एंड रोड फ्रॉम इक्वल लेंथ, if the time taken by the balls to reach the ground are t1 and t2 respectively, then neglecting air drag। अगर दोनों का मास जो है दोनों इक्वल हाइट पर है, दोनों को ड्रॉप करते हैं, तो जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो बेसिकली दोनों का टाइम पीरियड होगा नीचे गिरने का वो सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड विल बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करें तो वेलोसिटी जो है हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड है एट एन एंगल 30 डिग्री, ये प्रोजेक्टाइल करेगा इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टी टाइम बाद इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो टी टाइम बाद जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के 60 cos 30 होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, यानी कि 60 cos 30 आई कैप तो कांस्टेंट होगा, लेकिन y कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 60 sin 30 माइनस जी टी जे कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस जी टी जे कैप हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, 60 cos 30 कितना होगा √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 कितना होगा 1/2 माइनस जी कितना होगा 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसे फर्दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 30√3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 और 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 जे कैप। तो हमारा जो टी टाइम बाद वेलोसिटी होगा 30√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए। थैंक यू।